Good morning students. Today our topic is class 8th as a subject chapter number 4 शिल्प कला और कुटीर उद्योग। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे कुछ इसमें मेन टॉपिक दे रखे हैं, जैसे भारतीय हस्तकला की पीढ़ी, जो भारतीय हस्तकला की पीढ़ी थी उसने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी किससे संबंधित यानी किस कार्य से संबंधित कार्य किए थे, और किससे संबंधित या छोटे छोटे उद्योग थे, उन उद्योगों में किस प्रकार से बदलाव आया। जो छोटे उद्योग थे वो किस प्रकार से आधुनिक युग में आकर वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि जो पेज नंबर स्टार्ट है हमारा 19 से चैप्टर। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना पूरी तरह से तोड़ दिया। अंग्रेजी द्वारा विकास के आधुनिक और यांत्रिक उत्पादन से पूर्व देश में कुटीर उद्योग फल फूल रहा था। शिल्पकार जैसे जुल्हाई, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि ने उद्योगों को लोगों को विभिन्न मांगों को पूर्ण करने में समर्थ किया। वे खद्दर, कई प्रकार के उपकरण और सामान्य उपाय के घरेलू बर्तन छोटे स्तर पर बनाते थे। वे लंबे समय से पारिवारिक धंधा सीखते चले आ रहे थे। स्थानीय शासक, कुलीन और जमींदार इन्हें विलासिता का सामान बनाने के लिए संरक्षण देते थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगमन के साथ ही सब कुछ बदलने लगा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय हस्तकला को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे भारतीय हस्तकला की जो पीढ़ी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल भारतीय वस्त्र उद्योग और आचार का व्यापार करती थी। उस समय भारतीय सामान बहुत ही मांग थी। इस कारण अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कामगारों को पर दबाव बढ़ाया कि वे उनकी कीमतों पर माल बेचेंगे। अक्सर शिल्पकारों ने को विवश किया जाता था और वे पेशगी लें ताकि किसी अन्य यूरोपीय कंपनी का काम न कर सकें। ऐसे बढ़ते दबाव में कंपनी को झुकने वाली युक्तियों से शिल्पकारों को अपना परंपरागत शिल्प छोड़ना पड़ा। भारतीय सामान की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी सामान को बड़ी चुनौती मिली, जो अंग्रेजी व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सामान की आवक घटाने के लिए उस पर भारी शुल्क लगा दिया था, यानी कि कर। यह भारतीय हस्तकला के लिए बड़े झटके के समान था। औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजी वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया। तब तक कि ऐसे व्यापारी जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई हिस्सा न था, ये भारतीय व्यापारियों से व्यापार कर सकते थे। इस प्रकार से भारतीय हस्तकला को यांत्रिक रीति से बने सामान की असामान्य प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ा। इसके अतिरिक्त बंगाल के अंग्रेजी जो वस्तुओं को भी यहाँ पे वस्तुओं पर भी कर नहीं था। वे खुरदरे हाथ से बने भारतीय सामान की तुलना से कहीं कम दाम पर बिकती थी। और फिर शासक, कुलीन, जमींदार इत्यादि जो शिल्पकारों का संरक्षण देते थे ने भी अपनी आन खो दी और शिल्पकार संरक्षणहीन हो गया था। भारतीय हस्तकला के पतन ने भारतीय उपभोक्ता को अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोक्ता बना दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजी कारखानों ने हजारों शिल्पकारों को काम दिया जो गांव में काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से भारत में ऐसे कारखाने न थे जो हजारों शिल्पकारों को काम दे सकें। इस प्रकार से भारत का औद्योगिकरण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आधुनिक औद्योगिक क्रांति, यानी कि आज का जो हमारा टाइम है, ये मॉडर्न जो हमारा टाइम पीरियड है, उसमें किस प्रकार से इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो जाता है, औद्योगिक क्रांति आ जाती है। क्रांति मीन्स बदलाव आ जाना। 19वीं सदी के अर्धशतक में भारतीय उद्योग उठा, परंतु इसकी रफ्तार धीमी थी। इसका कारण था कि अंग्रेजों ने चाहा था कि भारत उनका उपनिवेश ही रहे, जिसके दोहन से वे ब्रिटेन को धनी करते रहे। परंतु औद्योगिक क्रांति की धमक भारत में पहुंची और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने कृषि उद्योग का विकास केवल उन्हीं के व्यापार के लिए किया। खाद्य फसलों के स्थान पर नील, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, सिनकोना, गन्ना और तेल के बीजों की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। और नील उन अत्यंत महत्वपूर्ण फसलों में से एक थी जो बंगाल में उगाई जाती थी। इससे कपड़े रंगे जाते थे। अन्य महत्वपूर्ण फसलें थी असम, बंगाल और दक्षिण में उगने वाली चाय। भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें थी कॉफ़ी, रबड़ और सिनकोना। अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अर्धशतक में मशीन आधारित उद्योग की स्थापना की। इसने भारतीय उद्योग का नक्शा ही बदल दिया। सूत, जूट, कोयला, लोहा, गन्ना, सीमेंट में भी महत्वपूर्ण उद्योग थे। इसी की अवधि में विकसित हुए। बंगाल से जूट उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ा। फिर 19वीं शताब्दी के मध्य
बाद से कोयला उद्योग ने रफ्तार पकड़ी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की खानों ने रेलवे और अन्य उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति की। बाद में लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हुए। जमशेदपुर टाटा ने प्रसिद्ध टाटा आयरन इंडस्ट्री स्टील टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की, जिसने विकास बड़ी तेजी से किया था। इसके बाद तुरंत बंगाल और मैसूर में लोहे और स्टील के तथा अधिक कारखाने लगाए गए। लोहा और इस्पात उद्योग ने इंजीनियरिंग उत्पादों की वृद्धि में तेजी से मदद की। 1930 में चीनी उद्योग ने तीव्र विकास देखा, जिसमें अधिकतर भारतीयों की भागीदारी थी। इसी समय में सीमेंट और अन्य उद्योगों में तेजी आई। परंतु बड़े पैमाने पर देखा जाए तो अंग्रेजों के समय में औद्योगिक वृद्धि बहुत मंद और अस्त व्यस्त रही। अंग्रेजों ने भारतीय विकास को ठप करने की योजनाएं बनाई। अंग्रेजों ने विदेशी सामान पर आयात शुल्क में कमी कर दी। देसी सामान मशीनी सामान के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में आ गया। भारत में अंग्रेजों ने ही बड़े उद्योगों पर अधिकार कर रखा था, जिससे प्राप्त लाभ से वे अपना देश विकसित करने में लगे थे। उस संपत्ति से भारतीय उद्योग का कुछ भला न हुआ और संपूर्ण धन धीरे धीरे भारत से बाहर जा रहा था। दादा भाई नौरोजी जी जो एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे, वे अपनी पुस्तक अंग्रेजी शासन और भारत की गरीबी में लिखा है अंग्रेजी शासन में देश की संपत्ति निरंतर बाहर जा रही है। भारत से एकत्रित राजस्व का बड़ा भाग अंग्रेज अधिकारियों के गृह शुल्क, वेतन, पेंशन, बचत के रूप में भेजा जाता था। भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय संसार में सबसे कम थी। जिसके पास धन था और अभावग्रस्तों के मध्य की खाई बहुत चौड़ी थी। जमींदार, कारखानों के स्वामी और व्यापारी अत्यंत समृद्ध थे, जबकि किसानों, शिल्पकारों ने आधुनिक उद्योगों के आने और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी जीविका खो दी थी। किसानों पर अत्यधिक कर था। कारखानों के मजदूरों को पगार बहुत कम दी जाती थी। उन्हें गरीबी की हालात में अधिक समय तक कार्य करना होता था। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने भारतीय संपत्ति को बाहर जाने पर रोक लगाने की कोशिश की थी। ये वो विद्वान थे जिन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना की थी, टिस्को की। तो इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में होगा, जो कि हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड जितना भी आपका बुक वर्क है वो आपको कंप्लीट करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।